कहानी का नाम है मेरे हिस्से का आकाश। प्रज्ञा ने ऑफिस में कदम रखा ही था कि केशव चहकते हुए बोला, एक धांसू खबर सुनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए? प्रज्ञा मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी सीट की तरफ बढ़ती हुई बोली, अरे वाह, यह तो ब्लैंक चेक हुआ। मैं चाहे जो लिख दूं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उस अकाउंट की लिमिट बहुत सीमित है जहां का चेक काट कर तुम्हें दिया है। प्रज्ञा ने भी नहले पर दहला मारा। चलो बताता हूँ, अपना यार दिलदार बेंगलुरु आ रहा है, और वो भी अपने ऑफिस में। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे हम तीन, केशव मस्त अंदाज में बोला। कौन? क्या अक्षत? पल भर के लिए प्रज्ञा की दोनों झीलों में बिजली सी कौंधी, फिर बुझ गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तो और कौन? तुम्हें कैसे पता? यह गर्मा गर्म खबर पूरे ऑफिस को पता है। जब अक्षत श्रीवास्तव का नाम व मुंबई सुना तो फोन घुमा दिया। बस पक्की खबर ले ली, पर बंदा अपना सीनियर बनकर आ रहा है। ऑफिस में थोड़ी दादागिरी तो दिखाएगा, पर ऑफिस के बाहर देख लेंगे अपन उसको। केशव अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, लेकिन प्रज्ञा का भाव शून्य चेहरा जैसे अपने अंदर की गुफा में गुम होकर कहीं खो गया था। हृदय के उन अनगिनत परतों में जहां अक्षत की अनेकानेक यादें दफन हुई पड़ी थी। उसका नाम सुनकर सरसराहट आरंभ हो गई थी, भयंकर आंधी चलने लगी थी। अरे तुम कहाँ खो गई? केशव उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ता हुआ बोला। मैं तो सोच रहा था अक्षत का नाम सुनकर चेक पर लिखा अमाउंट बढ़ा दोगी। हमारी तिगड़ी एक बार फिर पूरी होने जा रही है। नहीं, कुछ नहीं। वह अपनी सीट पर बैठकर लैपटॉप ऑन करने लगी। केशव उसे आश्चर्य से घूरता रह गया, फिर कुछ सोचता हुआ अपनी सीट पर लौट आया। प्रज्ञा के मन के अंदर चलने वाली उठापटक से वह भी वाकिफ था। प्रज्ञा लैपटॉप ऑन कर खुद को काम पर फोकस करने का प्रयत्न करने लगी। कई महीनों के वर्क फ्रॉम होम से उकताकर अब जाकर कहीं ऑफिस के दर्शन हुए थे। शुरुआत में हफ्ते में 3 दिन ही आना पड़ता था। इसी हफ्ते से पूरा वीक हुआ था। वह खुश थी। ऑफिस का एक अलग ही माहौल होता है काम को तल्लीनता से करने के लिए। अच्छा लगता है। लेकिन आज केशव की दी हुई खबर ने ऊपर से जमी बर्फ के नीचे शांत बह रही नमी में खलबली सी मचा दी थी। स्मृतियों के तूफान ने बर्फ की ऊपरी तह पर जहां तहां दरारें डाल दी थी, जहां से स्मृतियों के जखीरे प्रवाह के साथ बाहर निकलकर मस्तिष्क पर हथौड़े मार रहे थे। केशव, अक्षत व उसने कानपुर आईआईटी से इंजीनियरिंग की थी। इस तिगड़ी में वह पढ़ाई के मामले में अक्सर दोनों को मात दे जाती। केशव जहां हमेशा उसकी बुद्धि को प्रधानता देता, अक्षत उसकी लड़की होने को, यहाँ तक कि उसके रूप को भी इसका कारण बताता। वह मन ही मन आहत हो जाती। अपनी प्रज्ञा तो भानुमति का पिटारा है, जब चाहे तब खोलो और जो नहीं आता पूछ लो, कहकर सरलता से केशव उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेता। हाँ, लेकिन भानुमति का पिटारा यदि अनुपम सौंदर्य का धनी भी हो तो बात कुछ और हो जाती है। सब तरफ इंप्रेशन अच्छा ही पड़ता है। केशव का उसके प्रति सिर्फ दोस्ताना स्नेह था, लेकिन अक्षत और उसके बीच एक दूसरे को चिढ़ने और चिढ़ाने के दरमियान प्रेम का कोमल अंकुर कब सिर उठाकर उन दोनों की तरफ निहारने लगा, वे समझ ही नहीं पाए। जब समझे तो अंकुर फूटकर नन्हे पौधे में तब्दील हो चुका था। पत्तियां सज गई थी, कलियां चटकने को तैयार थी, और वे मुग्ध भाव से उस पर मोहित थे। केशव उन दोनों के बीच पनपे उस सुंदर नेह बंधन का साक्षी था और हितैषी भी। बहुत कोशिश की उसने उस पौधे को आंधी तूफान से बचाने की, उनके अंदर उग आए अहम व स्वाभिमान की अग्नि की तपिश से बचाने की, पर यह हो न पाया। जब तक सप्तरंग उनके हृदयाकाश से उतरकर जिंदगी के कैनवास पर बिखरते, अक्षत बिना कुछ बताए, प्रज्ञा की क्या केशव की भी जिंदगी से निकलकर मुंबई चला गया। स्थान की दूरी इतनी मायने नहीं रखती, पर दिलों की रंचमात्री दूरी भी कदम भर के फासले को मीलों में परिवर्तित कर देती है। तीनों की इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर था। कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियां कॉलेज में डेरा डाल रही थी। केशव ऐसी किसी कंपनी में ट्राई नहीं करना चाहता था जो उसे देश से बाहर भेजे, लेकिन अक्षत और प्रज्ञा तो विदेश उड़ना चाहते थे। दोनों चाहते थे कि फाइनल इम्तहानों के बाद शादी की रस्म पूरी करके वे विदेश की राह पकड़े। अक्षत, अगर हम दोनों को ना भी मिला और तुम्हें मिल गया तो मैं बिना जॉब के ही तुम्हारे साथ चली जाऊंगी।
तुम्हारी पत्नी की डिग्री के बल पर मुझे वहाँ एंट्री मिल जाएगी और अपनी डिग्री के बल पर जॉब। लेकिन हुआ इसका उल्टा। प्रज्ञा को एक नामी कंपनी से आकर्षक सैलरी पैकेज के साथ मनपसंद प्रोफाइल पर जॉब ऑफर हो गई, जबकि दोनों ही इस जॉब के लिए दावेदार थे। अक्षत का अहम बुरी तरह आहत हो गया। वही जॉब उसे नहीं मिला और प्रज्ञा को मिल गया। भले ही वह प्रज्ञा से प्यार करता था, लेकिन प्रतिस्पर्धा में प्रज्ञा से आगे बढ़ने की रस्साकशी उसके दिमाग में हमेशा से थी। पीढ़ियों तक पुरुषों के अहम ने स्त्री पर संपूर्ण राज किया, स्त्री के स्वाभिमान को दबाया, कुचला और स्वयं तुष्ट हुआ। उसका अहम तो दूर की बात है, उसका अस्तित्व भी पुरुष के लिए मायने नहीं रखता था। स्त्री वह बेल है जो सिर्फ पुरुष का सहारा लेकर फल फूल सकती थी। उसका दायरा उतना ही था जितना उसका पुरुष तय करे। थोड़ा समय बदला, पुरुष ने स्त्री के अस्तित्व को स्वीकार करना शुरू किया, और अधिक नहीं तो थोड़ा बहुत बाहरी मन से ही सही, बराबरी का दर्जा देना भी। लेकिन उसका दायरा उसकी स्त्री तय करे या वह उसका सहारा लेकर सफलता की सीढ़ी चढ़े, यह अभी भी स्वीकार करना विरलों के लिए ही सहज है। केशव ने समझाया, अरे तुम्हें मिली या प्रज्ञा को, एक ही बात तो है। यह तेरा मेरा क्या लगा रखी है। प्रज्ञा जैसी योग्य लड़की को अपनाने का फैसला किया है तो विचार भी बदलने होंगे। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? पल्ला पकड़कर पीछे पीछे चला जाता। केशव ठहाका मारकर हंस पड़ा। अरे भाई, अपन को तो देश में ही रहना है। नौकरी भी बेंगलुरु में ही मिल गई। माता पिता बहनों का आना जाना लगा रहेगा। इसलिए पहले से ही सोच लिया था कि ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसके लिए नौकरी ही सब कुछ ना हो। मतलब कि इंजीनियर डॉक्टर नहीं चलेगी। किसी स्कूल की बहन जी के बारे में सोचूंगा। तू तो हर बात को हवा में उड़ा देता है, अक्षत रोष भरे स्वर में बोला। हवा में नहीं उड़ाता, बल्कि अपनी सोच पर कायम रहता हूँ। हमें जिंदगी में क्या करना है और उसे किस रास्ते पर मुड़ना है, इस बात में बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। तेरी तरह ढुलमुल रवैया मैं पसंद नहीं करता। केशव एकाएक गंभीर हो उठा। लेकिन केशव की बात का अक्षत पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने चुपचाप दूसरी कंपनी की जॉब स्वीकार कर ली और मुंबई चला गया। जब प्रज्ञा को इस बात का पता चला तो वह हतप्रभ हो गई। वह तो उसके साथ हर जगह जाने के लिए तैयार थी, बिना जॉब के अमेरिका में भी और मुंबई में भी। लेकिन अक्षत के सामने तो मान अभिमान का इतना बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। एक बार उससे दिल की बात कही तो होती, वह उसकी हताशा महसूस कर जाती। लेकिन पुरुष होने का इतना दंभ, इतना आत्माभिमान। क्या अक्षत जैसे पुरुष पर उसे अपना स्वत्व नारित्व निछावर करना चाहिए? यह सवाल ना चाहते हुए उसे भेद गया। अक्षत चला गया। वह उसे मिलने भी नहीं गई, ना ही उसे बधाई दी। इम्तहानों के बाद सबने अपनी राह पकड़ी, पर प्रज्ञा अमेरिका नहीं जा पाई। उसका हृदय इतना टूट चुका था कि जुड़ ही नहीं पा रहा था। वह अपने घर चंडीगढ़ आ गई और वहीं से जॉब के लिए ट्राई करती रही। एक कंपनी में जॉब लेकर वह दिल्ली आ गई, लेकिन अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं थी। केशव ने उसे अपनी कंपनी में सीवी भेजने के लिए कहा। इस तरह से उसकी जॉब भी बेंगलुरु में लग गई। वह और केशव साथ काम करने लगे। केशव जैसा सरल हृदय दोस्त प्रज्ञा को हमेशा से प्रिय था। उसकी खिंचाई वह भले ही करती थी, पर दिल में उसके लिए अगाध स्नेह व आदर रखती थी। केशव उसको पहले वाले रूप में लाने की बहुत कोशिश करता, पर प्रज्ञा तो जैसे खिलखिलाना ही भूल गई। और अब अक्षत वापस आ रहा था उनके बीच, उनका सीनियर बनकर। उनकी तिगड़ी पूरी होने वाली थी, पर अक्षत की महत्वाकांक्षाओं के आसमान तले, प्रज्ञा के बुझे अरमानों की चिता की राख पर, केशव के ठहाकों व मृदुल सरलता के आडंबर को ओढ़े हुए, तीनों ही अपनी स्वाभाविकता खो चुके होंगे। ना अब वह रिश्ता रहेगा, ना वह भाव। क्या होगा, कैसे होगा, यह सब अब भविष्य के गर्भ में था। प्रज्ञा की उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी, दृष्टि स्क्रीन पर गड़ी थी, लेकिन स्मृतियां अतीत के जंगल में स्वच्छंद विचर रही थी। लगता है आज तो घूर घूर कर इस लैपटॉप को भेद ही डालोगी। केशव सामने खड़ा ना जाने कब से उसे देख रहा था। चलो कुछ खा लो, लंच टाइम हो गया है। केशव की सहलाती सी आवाज़ सुनकर प्रज्ञा चौंक गई। चलो, वह खड़ी हो गई। अपना लंच बॉक्स लेकर दोनों कैंटीन की तरफ चल दिए। कैंटीन में एक तरफ बैठकर दोनों ने चाय ऑर्डर की और लंच बॉक्स खोल दिए। केशव उसका मूड बदलने के लिए इधर उधर की बातें कर रहा था, पर प्रज्ञा के चेहरे पर तो जैसे उदासी का रंग चिपक कर रह गया था। प्रज्ञा,
एकाएक केशव गंभीर स्वर में बोला, अक्षत को मालूम है कि तुम और मैं यहाँ काम करते हैं। कैसे? प्रज्ञा ने चौंक कर सिर उठाया। जब मुझे पता चला कि आने वाला अक्षत श्रीवास्तव अपना अक्षत ही है तो मैंने उसके ऑफिस से उसका नंबर लेकर उसे कॉल किया था। सोचा यहाँ आकर सीन क्रिएट हो, इससे अच्छा है उसे पहले से ही सब पता हो। प्रज्ञा उसे आगे जानने के लिए उत्सुक हो देखती रही। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे यहाँ होने से शायद वह अपना इरादा ही बदल दे, पर उसने मुझसे ऐसे बात की कि बीच के चंद सालों की दूरी चंद मिनटों में ही तय हो गई। लगा जैसे तुमसे मिलने के लिए झटपटा रहा है। तुम्हें बहुत मिस किया है उसने। भावनाओं के अतिरेक से प्रज्ञा की आंखें एकाएक छलछला आई, लेकिन ये आंसू ना अक्षत के बिछोह के निकले थे और ना ही उससे मिलन की उत्सुकता के साक्षी थे, बल्कि एक प्रज्ञा के आंसू थे जो न जाने उसने कब से अपने अंदर दबा रखे थे। एक मान भरा तनाव उसके संपूर्ण व्यक्तित्व पर बिखर रहा था। यह उसकी खुद की मर्जी है केशव, वह यहाँ आना चाहे या नहीं। चीजें हमेशा अक्षत के नजरिए से सेट नहीं होंगी। मेरे अंदर अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। पिछले 2 सालों में मेरे सपनों की तरह सब कुछ बदरंग होकर बह गया। प्रज्ञा ने पहली बार मुंह खोला और खड़ी हो गई। लेकिन बस केशव, मैं जानती हूँ तुम बहुत ही सरल व समय के साथ बहने वाले इंसान हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्द नहीं दिए जा सकते। अक्षत अगर यहाँ जानबूझकर आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती का एहसास है। मेरे तप्त हृदय को इससे शांति अवश्य मिली, पर मैं उसे कभी हृदय से क्षमा नहीं कर पाऊंगी। इसलिए इस दिशा में तुम कभी कोशिश मत करना, कहकर वह तेजी से ऑफिस की तरफ चली गई। केशव दिग्भ्रमित सा उसे जाते देखता रहा। नियत दिन अक्षत ने ज्वाइन कर लिया। ड्यूटी ज्वाइन करते ही प्रज्ञा से सामना हो गया। स्वच्छ आकाश की पावन नीलिमा को जैसे स्याह बादल ढक लेते हैं, वैसे ही प्रज्ञा के बेपनाह सौंदर्य को उदासी के बादलों ने ढका हुआ था। लेकिन अपने अंतर्मन की घटाओं को समेटे वह अपने काम में मशगूल थी। चेहरा मास्क से ढका था, पर उन बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखों में कोई डूब जाए तो उसे किनारा भी न मिल पाए। अक्षत पर नजर पड़ते ही लाख खुद को तटस्थ रखने को कटिबद्ध प्रज्ञा की आंखों की झीलों में घटाएं गहरी हो उमड़ घुमड़ कर बरसने को बेचैन हो उठी थी। पर मस्तिष्क में उड़ रही मान अभिमान की आंधी ने उन्हें पल भर में ही उड़ा दिया। लेकिन पिछले 2 सालों से हृदय पर पाषाण शिला रखे अक्षत प्रज्ञा पर दृष्टि पड़ते ही पिघलने के लिए झटपटा उठा। उसकी बाहें उसे नेह बंधन में बांधने के लिए व्याकुल हो रही थी। लेकिन प्रज्ञा का मान क्या इतनी सरलता से टूट सकता था? फिर चोट उसके दिल को नहीं, वजूद को लगी थी। आखिर कब तक स्त्री पोषित करती रहेगी पुरुष के अहम को? उस समय प्रज्ञा का उसी पद पर कंपनी द्वारा चयन हो जाना और अमेरिका जाने का मौका प्रज्ञा के सहारे मिलना अक्षत को अंदर तक कचोट गया था। प्रेयसी की सफलता अनायास ही ईर्ष्या का कारण बन गई थी। लगा आज अगर उसने प्रज्ञा के सहारे की बैसाखी से सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम रखा तो कभी भी इस भार से मुक्त नहीं हो पाएगा। उसे अपने कारण अमेरिका जाने से रुकने के लिए कहना उसे गलत लग रहा था। तत्काल उचित अनुचित का निर्णय लिए बिना वह केशव और प्रज्ञा को बिना कुछ कहे मुंबई चला गया था। लेकिन इन 2 सालों ने प्रज्ञा का महत्व उसकी जिंदगी में क्या है उसे समझा दिया। पर किस मुंह से प्रज्ञा से वापस संपर्क करे, इसी संकोच में समय बीतता चला गया। उसे मालूम हो गया था प्रज्ञा अमेरिका नहीं गई और अब केशव व प्रज्ञा यहाँ एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं। इसलिए जब इस कंपनी में वैकेंसी देखी तो अप्लाई कर दिया। किस्मत से उसका चयन हो गया। अब प्रज्ञा को देखकर लग रहा था जैसे उनके बीच का प्रेम सेतु शायद टूट चुका है। अक्षत को ऑफिस ज्वाइन किए 1 महीना होने वाला था, पर प्रज्ञा उसके प्रति तटस्थ बनी हुई थी। वह उसे व्यक्तिगत होने का मौका ही नहीं देती। प्रज्ञा की तटस्थता देख केशव भी अक्षत के साथ सहज नहीं हो पा रहा था, लेकिन वह हृदय से चाह रहा था कि दोनों के बीच की मान अभिमान की दीवारें टूट जाएं। अक्षत का अपराध अक्षम्य था, पर वह यह भी जानता था कि प्रज्ञा के चेहरे की मुस्कुराहट भी सिर्फ अक्षत ही वापस ला सकता है। उन दोनों के बीच दूरी आने का सबसे बड़ा कारण यह था, स्त्री का पुरुष के बराबर योग्य व कभी कभार उससे बढ़कर योग्य होना, सफलता पाना। दूर रहकर ऐसी स्त्री की सराहना करना सरल है,
लेकिन पास रहकर प्रतिस्पर्धा की भावना को भुलाकर उसके साथ नेह बंधन में बंधना और उसकी महत्वाकांक्षाओं के आकाश के तले संवरना अभी भी इतना सरल नहीं है सभी पुरुषों के लिए। अक्षत भी उन्हीं में से एक था। हालांकि अक्षत की झटपटाहट प्रज्ञा के दिल में ना उतर रही हो ऐसा नहीं था। कई बार मान स्वाभिमान की दीवारें तोड़ उससे लिपट जाने को उसका हृदय तड़प उठता, लेकिन जो कुछ उसने इन 2 सालों में भावनात्मक व मानसिक तौर पर भुगता था वह सब भुलाना सरल नहीं था। लेकिन एक दिन जब वह फ्लैट पर पहुंची ही थी कि डोरबेल बज उठी। दरवाज़ा खोला तो सामने प्रस्तर प्रतिमा सा अक्षत खड़ा था। तुम, मेरा मतलब मिस्टर अक्षत आप? अजनबियत के भाव चेहरे पर लिए आश्चर्यचकित सी वह बोली। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या किया है? मैंने? वह दरवाज़ा बंद करने को हुई। क्या हम सचमुच एक दूसरे को नहीं पहचानते? अक्षत दरवाज़ा ज़बरदस्ती ठेलता हुआ अंदर आ गया। मुझे माफ़ कर दो प्रज्ञा, 2 साल किसी को भुलाने के लिए काफ़ी होते हैं मिस्टर अक्षत। तल्खी से बोलकर वह पलट गई। तुमसे दूर जाकर एक दिन भी दूर न रह पाया प्रज्ञा। हर समय तुम मेरे साथ रहती थी। पिछले 1 साल से तुम्हारा सामना करने की हिम्मत जुटा रहा था। मेरी गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता। अब यह तुम पर है कि तुम क्या सज़ा दो। मैं हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, अक्षत कातर स्वर में बोला। 2 साल में मेरी कमी खल सकती है अक्षत, और क्यों न खलेगी, मुझे भी तो खली है। लेकिन मेरे हिस्से के आकाश के साथ मुझे समेटना और अपनाना आज भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और मुझे इतनी छोटी बाहें नहीं चाहिए। एक बार, सिर्फ एक बार आजमा कर देखो प्रज्ञा। बहुत कुछ सोचा समझा इन 2 सालों में। परंपरागत पुरुष के खोल से बाहर आ गया हूँ, अपनी प्रज्ञा के साथ उसकी आकांक्षाओं का आकाश समेटने के लिए। अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अपनी प्रज्ञा सुनकर प्रज्ञा अंदर तक पिघल गई। वैसे भी तो आंसू तटबंध तोड़ने को कब से व्याकुल थे। अक्षत की तरफ उसकी पीठ थी, लेकिन अक्षत समझ गया वह रो रही है। कुछ संकोच के साथ उसने उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। प्रज्ञा ने कोई प्रतिकार नहीं किया। उसे अपनी तरफ पलटाने की बजाय अक्षत खुद उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं आज तुम्हें तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं, सपनों, उम्मीदों और तुम्हारे हिस्से के आकाश के साथ समेटना चाहता हूँ प्रज्ञा, कहकर उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी। अब प्रज्ञा खुद को रोक ना पाई, आगे बढ़कर अक्षत की बाहों में सिमट गई। अक्षत उसे हर तरह से समेट रहा था। दरवाजे पर खड़ा केशव अपनी नम हुई आंखों को पोंछ रहा था। वही तो अक्षत को यहाँ लेकर आया था। आज उनकी तिगड़ी फिर से पूरी हो गई थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।